नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग बीपीएससी एलिजिबल ऑप्शनल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। बेसिकली आज हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे। देखिए, सिलेबस तो आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो आप ये बीपीएससी की साइट है, आप देख रहे हैं, और ये ऑनलाइन जो साइट है इस पर आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो टैब्स हैं इसमें आप नीचे की ओर जाते हैं तब आपको यहाँ सिलेबस का आपको टैब खोलता है। वहाँ पर आपको चाहे तो आराम से बीपीएससी का जो डिटेल्स सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी में आपको जाकर 16 नंबर कोड पर एलएसडब्ल्यू ऑप्शन पर ऑप्शनल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये मैंने एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल का जो डिटेल जो पन्ना है इसको खोल के रखा है पेज नंबर 26 पर। ये टोटल 100 पेजेस हैं इस पीडीएफ में जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी। तो इस 100 पेजेस में जो पेज नंबर जो 26 आएगा उस पर 16 नंबर कोड, मतलब जो ऑप्शनल नंबर जो 16 होगा वो आपको एलएसडब्ल्यू का होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में भी जानेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, तो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। एक तो ऑनलाइन क्लास के बारे में, दूसरा कुछ महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में, और कुछ भी जो जरूरी अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बीच में भी बताऊंगी, लास्ट में भी बताऊंगी। तो खैर आप जुड़े रहेंगे और कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। पहले तो जान लीजिए कि जो एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल है आपका जो बीपीएससी का, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। खंड 1 जो आपका हो जाता है वो आपका श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन हो जाता है, और जो खंड 2 है ये औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि एक जो पहला जो पोर्शन है ये लॉ रिलेटेड है, और जो सेकेंड पोर्शन है ये सोशल वेलफेयर को आपको इंडस्ट्री सेक्टर से जोड़ता है। मीन्स इंडस्ट्री सेक्टर जो में का जो आपका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है ये आपको खंड 2 बताता है, और खंड 1 आपको उन सभी विधानों को की चर्चा करता है जो कि आपको श्रम से संबंधित है, या फिर कह सकते हैं कामगारों से, या कह सकते हैं लेबर से संबंधित है। यानी कि पहला पार्ट पूरी तरह से एक तरह से लॉ है, और दूसरा पार्ट है एक तरह से उसका एप्लीकेशन है, मतलब कानून और उसका जो उपयोग है उसके बारे में हम लोग सेकेंड 2 में देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी का जो दोनों पोर्शन है अपने आप में एक दूसरे का, जो एलएसडब्ल्यू का जो दोनों पोर्शन एक दूसरे का पूरक बन जाता है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको बता चुके थे, इसकी भूमिका के बारे में बता देती कि एलएसडब्ल्यू का जो बीपीएससी या कह सकते बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए कितनी उपयोगिता है। तो सबसे पहले तो आप तो ये जान ही रहे हैं कि एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल जो है जो काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल के रूप में हमेशा से रहा है, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के द्वारा इसी को ऑप्ट किया गया है। और इस साल तो समझ लीजिएगा कि ये जो ऑप्शनल है काफ़ी बूम करने की संभावना है, क्योंकि जो अभी तक मेरा जो कैलकुलेशन है मोर देन 25 या 30% करीब करीब जो अभ्यर्थी हैं ये एलएसडब्ल्यू ही लेकर के रखे हुए हैं। रीज़न इसका तो एक तो मैं बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा इसमें नवोन्मेष हुआ है, थोड़ा सा चीज़ें बदली हैं। तो दूसरा कि पहले से सबके मन में धारणा रहा है कि एलएसडब्ल्यू का जो ऑप्शनल है काफ़ी छोटा है, ये भी रहा है। और तीसरी बात मैं एक चीज़ और बता देना चाह रही हूँ, आप सभी जान रहे थे कि इस साल सीडीपीओ का भी एग्जामिनेशन होना था। तो जो भी सीडीपीओ के अभ्यर्थी रहे हैं उन्होंने क्या किया है कि भाई जब हम सीडीपीओ का तैयारी करेंगे तो एलएसडब्ल्यू हम अगर उसमें ले रहे हैं तो फिर 67 पीटी के लिए अलग सब्जेक्ट क्यों ले, एक धारणा ये भी रही थी। तो वे जो भी विद्यार्थी सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप करके रखे थे सभी लोग आंख बंद करके 67 में भी एलएसडब्ल्यू ले लिए हैं। तो कहने का मतलब एक अच्छी खासी भीड़ एलएसडब्ल्यू के लिए एलएसडब्ल्यू को ऑप्ट करके रखी है, और ये लोग जो करीब अगर 10 से 12 हज़ार लोगों का जो सिलेक्शन होगा 67 मेंस के लिए, तो उसमें करीब 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी सिर्फ एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल वाले ही होंगे। अब क्या है कि भाई जो इस ऑप्शनल का जब इतना भीड़ है तो भाई चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, क्योंकि आप जान रहे हैं एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल भले बहुत सिलेबस बहुत छोटा है और पॉपुलर सिलेबस रहा है, लेकिन इसको चुनने में इतना जान लीजिए हम आप तो इसका एक पक्ष देख करके चुन तो लिए हैं सिलेबस को, लेकिन ये आपके लिए समझ लिए थोड़ा सा घातक सब्जेक्ट भी तब हो सकता है अगर आप बिल्कुल ही मतलब जो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं, या फिर जो आपको
बने बनाए नोट्स मिल जा रहा है और आप उस पर चाह रहे हैं कि इस LSW को जो एग्जामिशन है इसका पेपर आप लिख देंगे और इजी वे में आप निकल जाएंगे, तो ये आपके लिए मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कह सकते हैं खुद का आत्मघाती हो जाएगा। तो अब ज़रूरत पड़ेगी कि इस पहले थोड़ा हम लोग इस जो सब्जेक्ट में कह सकते हैं कमांड करने के से पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि जान ले कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसका स्ट्रेटजी पर आएंगे। हालांकि पूर्व के 2 वीडियो भी बनाए जा चुके हैं मेरे द्वारा, वो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कि मैं एक चीज़ और बता देना चाह रही हूँ कि कुछ मेरे प्रीवियस वीडियो जो है आपको दिखेगा, जो आप इस सिलेबस में आप देख रहे हैं ना, जो टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 इन सब पर आपको वीडियो पूर्व में बनाया हुआ है, वो भी रिटन कंटेंट के माध्यम से आपको क्लासेस बहुत पहले ही प्रोवाइड की गई थी। आई थिंक वो जो वीडियो है वो 2019 का वीडियो होगा। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनका लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आप चाहें तो उन वीडियो को देख कर भी नोट बना सकते हैं। हालांकि अब मैं वीडियो जो होंगे वो अभी के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, मीन्स 2021 2022 में चूँकि अभी एग्जामिशन होना है, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, कम से कम 20% तो आउटडेटेड हो जाएगा। 80% बहुत अच्छा काम करेगा वो, 20% उसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी, जो कि मैं जल्दी आपको बताऊंगी कि क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो वो भी चर्चा करेंगे बाद में। पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। 2 चीज़ें बता चुकी हूँ कि आपको एक तो पहला है कि पहला जो इसका जो पोर्शन है वो लॉ है और दूसरा पोर्शन है उसका मतलब उसका एप्लीकेशन है, कैसे उसको एप्लीकेबल करना है। और पहला पोर्शन जो है वो कानून है और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, कह सकते हैं समाज के बेनिफिट के लिए जो पहला पोर्शन है कितना उत्तरदायी होता है, ये इसी चीज़ पर ये पूरा का पूरा सिलेबस है। पहला पोर्शन पे समझते हैं हम लोग श्रम विधान एवं प्रशासन। देखिए श्रम विधान के से जो सिद्धांत है, तो अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में जितने प्रकार के लेबर लॉ हैं, इसमें आपको एक चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे बोल रहा श्रम विधान के प्रकार, तो ना सिर्फ हमारी कंट्री है ना, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देखेंगे। मैं हालांकि जब आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको यहाँ पर हिडन है, आप क्लियर पता नहीं चल रहा है कि भाई आपको करना क्या है इसमें। तो श्रम विधान के प्रकार बोला जा रहा है, श्रम विधान का सिद्धांत बोला जा रहा है। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं कि भारत में ही श्रम विधान के कितने सिद्धांत है या भारत में ही श्रम विधान के कितने प्रकार हैं। थोड़ा सा अगर हम हटकर सोचते हैं, अगर ब्रॉडली सोचते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है क्लियर कट बोलता है कि भारत में संविधान का इतिहास, तो सिर्फ हम भारत के बारे में ही बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा देश में करीब हम लोग जान रहे हैं कि 100 प्लस से अधिक समय तक हम लोग अधीन रहे हैं किसी अन्य साम्राज्य के, खासकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं, तो उनका भी हमारे संविधान पर प्रभाव रहा है, कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो कहने का मतलब हमको इतिहास में अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा आप लोग अगर स्पेक्ट्रम की बुक पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की बुक अगर पढ़े होंगे, तो आपको इसमें एक चैप्टर ही मिल जाएगा जिसमें आपको श्रमिकों से संबंधित कुछ कुछ प्रावधान मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को टच कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग चाहें तो इसमें गूगल करके कुछ कुछ विस्तृत कंटेंट को भी इकट्ठे कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैं आपको अपने क्लासेस में आपको डिटेल में नोट करवा दूंगी या नोट्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ अगर आप मेरे पहले वीडियो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक पर आपको डिटेल्स में नोट्स मिल जाना है। तीसरा है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, ठीक है। ये भी संक्षिप्त टॉपिक ही है, लेकिन अगर हम बात करें तो एक चीज़ इसमें कर सकते हैं कि जो संविधान में श्रम संबंधी उपबंध है, अगर पुराने कंटेंट को लेकर चले तो उस पर थोड़ा सा अगर क्योंकि इस पर आपको प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, प्रीवियस एग्जामिनेशन में आप देखिएगा तो इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि 2-3 बुक है मार्केट में अवेलेबल, उससे उठा करके हम कॉपी कर देंगे, तो जान लीजिएगा वही 2-3 बुक लेकर के 4,000 विद्यार्थी लोग अपेयर होने वाले हैं। उन्हीं 2-3 बुक्स पर आपको सब पढ़ के सेम आंसर करेंगे। अब आप बता दीजिए कि एवेलुएटर को कितना अधिक आप स्कोप दे रहे हैं कि आपको हटकर नंबर दे, है ना। आप अधिक स्कोप नहीं दे रहे हैं, तो आपको अधिक स्कोप देना होगा
कि वो आपके आंसर को हटकर नंबर करे। हाँ, ये हटकर मतलब क्या, पॉजिटिव वे में सोचेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग को नेगेटिव वे में सोचना है। तो कहने मतलब वो आपको अधिक नंबर दे। कैसे नंबर देगा भाई? तो आप जाहिर सी बात है आपके कंटेंट जो होंगे अन्य के कंटेंट से थोड़ा सा बेहतर होंगे। मे भी हो सकता है वो अच्छे तरीके से आपने उसको ड्रॉ किया हो, या आपने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया हो, या फिर कंटेंट में ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो किसी न किसी रूप में आपको इम्प्रूवमेंट करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है। एक तो उपबंध है जो आप जुड़े हैं, जो कि आप जान रहे हैं 2000, इसके बारे में आप 64 बीपीएससी के मेंस में भी पूछा गया था, और अभी 65 66 में थोड़ा बहुत टच किया था, लेकिन 67 में आपको बिल्कुल ही, आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, मुश्किल से एक पैरा ऐड किया जाएगा आंसर में, ठीक है। तो वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से आपको डिटेल में बताऊंगी। हालांकि आप चाहें तो इस वीडियो में यही बनाने का पर्पज़ यही है कि आप चाहें तो खुद में अपना ये जो इम्प्रूवमेंट है थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको इसके बारे में श्रम संबंधी उपबंध जो नए हैं वो आपको मिल जाएंगे। चौथे टॉपिक पे आते हैं। चौथे टॉपिक में आप देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं आपको पुराने कंटेंट के रूप में ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब आप सिर्फ 1948 देख रहे हो तो आपको लगेगा उस 1948 का फैक्ट्री एक्ट, इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है बिहार में, आप देखेंगे नंबर 2 नंबर खा जो है न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 है, बिहार में कार्यान्वयन। तो इतना जान लीजिए बिहार में जो कार्यान्वयन है ये सारे क से लेकर के टर्म्स, जो आपका ये टॉपिक 4 देख रहे हैं, इस 4 टॉपिक में लेकर के आप पूरा क से लेकर टा तक पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपको 4 टॉपिक आपको बिहार में कार्यान्वयन, इस पर ध्यान रखना है। मतलब जो लॉ, जो भी आप ये एक्ट्स देख रहे हैं ये सारे एक्ट रहेंगे, उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, और उसकी बिहार में क्या एप्लीकेबिलिटी, मतलब कितना वो कार्यान्वयन हुआ है, उस चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करना है। तभी आपका आंसर उन सभी विद्यार्थियों से अलग होगा जो कि 3-4 हजार विद्यार्थी चुनिंदा 2-3 बुक्स या नोट्स के माध्यम से आंसर करते आ रहे हैं। अदरवाइज आपका आंसर में आपको जो एवेलुएटर है उसको ज़्यादा स्कोप नहीं दिखेगा, नंबर लगभग सेम आएंगे। और तो आप सभी जान रहे हैं कि अगर LSW में जब तक आप 170 प्लस आंसर नहीं करते, इवन GS1 GS2 है ना, अगर आप 170 से ऊपर की ओर नहीं जाते हैं तो आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होना कठिन है, मुश्किल है, ठीक है। हाँ, हालांकि कभी कभी रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कोई विद्यार्थी 190 कर देता है कोई पेपर में, मतलब GS1 GS2 या ऑप्शनल पेपर में, तो एक पेपर ऐसा हो जाता है कि वो बिलो उसका 150 रहता है, तब फिर भी वो मीट कर जाता है, दोनों का नंबर तीनों का नंबर जोड़ करके उसका B1 550 के ऊपर चला जाता है, इस वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपको ध्यान ये रख के चलना है कि 170 आपको GS1 GS2 एंड ऑप्शनल में अधिक ही रहें, प्लस रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। 5 और 6, 5 में आते हैं। 5 जो है ऐसा है, वर्सटाइल है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस के रूप में देखा जाता है। और आप सभी जान रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत जो हो गए हैं या फिर संगठन हो गए, उनका जो गठन है, मतलब ILO, इनसे प्रश्न आपको पूछता ही पूछता है। जनरली आपको टिप्पणी के रूप में भी पूछ सकता है, या फिर आपको एक प्रश्न जो सीधे सीधे आप लास्ट में देख रहे हैं ये पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन भारतीय श्रम विधान पर इसका प्रभाव। तो ये जो है अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है। अगर हम बात करें तो इसमें अगर ये सिर्फ इसी टॉपिक को आपको, इसी जो लाइन को आप देख रहे हो अगर आपसे पूछ लेता है, हालांकि प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है। और ये समझ लीजिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इसमें आपको नंबर देने, इवेलुएटर को नंबर देने में कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, वो आराम से आपको नंबर देगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो श्रम प्रशासन। जो श्रम प्रशासन संबंधी आप जान रहे हैं तो फिक्स है, और इवन कह सकते हैं कि बिहार से संबंधित आपको जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं उसमें बिहार को ऐड करते हुए अगर टॉपिक को बड़ा करता है या फिर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा पहले से ही। 5वां और 6ठा टॉपिक ऐसा है अधिक से अधिक अंकदायी है ना। बाकी 1, 2, 3, 4 और 4 में जितने भी एक्ट्स हैं वो आपको खुद को इम्प्रूवमेंट करके उसको नंबर बढ़ाने का व्यवस्था करना होगा। 5वां और 6ठा खुद में अपने आप में अंकदायी है, ठीक है। आपके पास कंटेंट बस अच्छे होने चाहिए, और नोट्स जो है
वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएंगे उसको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वो भी वीडियो जल्दी ही आएगा। फिलहाल मैं आप चीज़ों को समझाते चले जा रही हूँ, आप समझते चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पोर्शन मैं पहले ही बता दी हूँ, पहला पोर्शन है श्रम या श्रमिक से संबंधित, जो श्रमिकों से संबंधित जितने कानून हैं। और सेकेंड पोर्शन होता है उन कानून का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर कह सकते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, ठीक है, उसका क्रियान्वयन के बारे में हम लोग, जो रियल में क्या होता है उसके बारे में लोग समझेंगे एक एक करके। ठीक है, ठीक है सर, सेकेंड पोर्शन में जो पहला टॉपिक है, ठीक है, ये हो जा रहा है औद्योगिक संबंध श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आप सभी जान रहे हैं पहले से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लोरेशन करके थोड़ा सा आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे तो सही चीज़ों को आप दर्शा सकते हैं। हालांकि आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें नेगेटिव वे में दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी, फिर भी आपको एक अच्छे कंटेंट के रूप में दिखाना पड़ेगा। हाँ, इसका एक्सपेंशन क्या है क्योंकि आप सभी जान रहे हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है सभी जगह अप्लीकेबल नहीं होता। सब जगह आपको जो लेबर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं मिलता है, या फिर कसरत अवसर ही नहीं मिलता है। ये कुछ ही क्षेत्रों तक सिमटा हुआ है ना। तो जैसे आप देखोगे टाटा वगैरह में और इस प्रकार की और बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो उनमें कुछ ही इलाकों में आप देखोगे कि जो लेबर्स हैं उनको पार्टनरशिप मिलता है, या मैनेजमेंट में उनको अपना एक रोल मिला हुआ होता है, या कह सकते हैं उनका अलग से यूनियन ही होता है लेबर्स का, जिनका पावर होता है पूरा कि मैनेजमेंट में, या कह सकते हैं पूरा इंडस्ट्री में वो पूरा इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर उनका मतलब प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ये मतलब वो हालांकि लिमिटेड है बट इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। और इनसे संबंधित प्रश्न आप अगर आप देखेंगे तो बहुत आयत से पूछे जाते रहे हैं। इसी के बारे में आपको समझाना होगा इवेलुएटर को, उसका एक्सपेंशन बताना होगा, उसके महत्वपूर्ण पहलू, नेगेटिव पहलू है, पॉजिटिव पहलू है, जो कि वो भी आपको बताना होगा। और इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये औद्योगिक विवाद के रूप में, क्योंकि आप सभी जानते हैं श्रम संबंध जो होते हैं औद्योगिक और श्रम संबंध होता है ज़्यादातर आपको नेगेटिव रूप में दिखता है, इस वजह से ही आपको श्रम कानून की आवश्यकता पड़ी है। तो कहने का मतलब आपको जो भी औद्योगिक विवाद हुए हैं उसके रूप को बताना पड़ेगा, उसके रोकथाम के उपाय बताने पड़ेंगे। और ये थोड़ा सा कन्वेंशनल है तो आपको अपने तरफ से कुछ लिख करके बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब जो भी औद्योगिक विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए जो पुराने पैटर्न कन्वेंशनल तरीके जैसे सामूहिक सौदेबाजी है या फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकता है वो आपको बताना चाहिए। तो कहने का मतलब आपका इनपुट बहुत ज़रूरी हो जाता है, और आपके इनपुट की वजह से ही आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको तो 2-3 बुक है ही मार्केट में अवेलेबल, हम उसको पढ़ लेंगे और हम आंसर कर पाएंगे। तो 4000 में बहुत ज़्यादा लोग से सिमिलर नहीं भी हुआ तो कम से कम 1000 लोग से तो सिमिलर हो ही जाएगा आपका आंसर, समझ रहे। तो कहने का मतलब थोड़ा सा गूगल करिएगा और थोड़ा सा हट के लिखने की कोशिश करें अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इन चीज़ों पर मेरा नोट्स बनाया हुआ है और मैं आपको क्लासेस के माध्यम से पूरा अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगी। इवन मेरे क्लास में आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप आंसर को अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करेंगे कि वो आंसर बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। क्योंकि आप जान रहे हैं या तो 2 तरीके से आप आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप कंटेंट ही इम्प्रूव रहे, दूसरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब अलग तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना। तो अगर दोनों चीज़ों का तालमेल अगर बढ़ जाता है तो समझिए कि आपका नंबर जो अन्य विद्यार्थियों का 160, 150, 155, 154, 145 तक आएगा, आपका नंबर 190, 200, 200 से प्लस भी जा सकता है, बिल्कुल संभावना बनती है। तो ये मेरे जो क्लासेस होंगे बेसिकली वो उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और साथ में कंटेंट इम्प्रूव मिलेगा। और तीसरा कि जो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस होगा इसमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाएगा। इवन आपको जीएस पेपर GS2 में भी हम आपको यही सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका क्लास अब जनवरी से भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको बताया जा चुका है। हालांकि LSW के क्लास के बारे में बोलना चाह रही थी, वो बस थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। अब चलिए सिलेबस में ही आगे आते हैं। तो औद्योगिक संबंध जो आपका अर्थ समझ लिए और इन विवाद को सुलझाने के उपाय देख तो लिए,
अगला जो ग पॉइंट है ये आपको बोलता है प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, मतलब जो लेबर्स पार्टिसिपेंट इन मैनेजमेंट, मतलब इसका क्या स्कोप होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और इस प्रकार की कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूशन है और इसका इंडिया में फिलहाल क्या सिचुएशन है। आप सभी जान रहे हैं, मैं फिर से बताती हूँ कि बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। सब जगह लेबर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलता है। कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट है, मतलब लॉ यहाँ पे पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है। ये आपको भारत में इस वजह से क्लियर कट लिख दिया है कि भारत में इसकी विफलता के कारण, मैं क्लियर कट बता रही हूँ, यहाँ लॉ थोड़ा सा यहाँ पे सक्सेस नहीं कर पाया है जो हमारा जो लेबर लॉ है। तो क्यों नहीं सक्सेस कर पाया है, इस पर आपको अपना मंतव्य देना होगा। हाँ, इस बार फिर कह रही हूँ कि आपको जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उसकी, क्योंकि कन्वेंशनल टॉपिक है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी आपको ये जो बाद में विफलता के कारण अगर हम चले तो कहीं पर भी इसमें नवोन्मेष का कोई संभावना नहीं बनता है। कहाँ बनता है, तो ये वर्तमान स्थिति अगर ये बोल दिया जाए कि जो लेबर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो थोड़ा सा वहाँ पर आप चाहें तो लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं होगी तब नहीं कर पाए, लेकिन अगर चाहें तो आप अगर थोड़ा सा भी आपको जानकारी कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है लेबर्स का मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन का, तो तभी आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो दो पार्ट में ये बट रहा है, एक तो कन्वेंशनल पार्ट रहेगा, एक होगा कि भाई थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, स्कोप बनता है आपके लिए, और इसी स्कोप को तो आपको बनाना है। जहाँ आप स्कोप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वहाँ दिक्कत है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या कर जाओगे, आप उन लोगों से टैली कर जाओगे अपने नंबर अपने आंसर में जो कि ऑलरेडी सेम आंसर लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब आपका आंसर हो सकता है कि अभी एक लग रहा था कि जो आपने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया था तो आपका आंसर कुछ चुनिंदा लोगों से मिलेगा, 500-1000 से मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं करते तो इतना जान लीजिएगा आपका आंसर बाकी 3000 लोगों से मैच कर जाना है, तो उसमें आपको नंबर का कोई स्कोप ही नहीं बनता है अधिक देने का। आपको इवेलुएटर बहुत अधिक दिया तो मतलब कह सकते हैं कि जितना आपको मार्क्स बनता है उससे एवरेज, या कह सकते हैं एवरेज मार्किंग कर देगा, ठीक है। तो फिर वही होगा कि 300 में आपको बिलो ये 150 हो जाए, तो उसका आपको पहले से दिमाग में लगा के रखना है कि बिलो 150 नहीं जाना है। बिलो 150 के मतलब GS1 और GS2 अगर दोनों में से कोई गड़बड़ाया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ बहुत लोग GS1 में कमांड कर लेते हैं, और कौन से पेपर में कमांड करते हैं, तो स्टैट वाला पेपर में कमांड कर जाते हैं, तो इसलिए वजह से उसका हिस्ट्री अगर पुअर भी रहता है या करंट पुअर रहता है तो वो संभल जाता है। बट GS2 बहुत विस्तृत एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब अगर ये इधर डगमगा जा रहा है आपका ऑप्शनल और LSW आप लेकर रखें, इधर आप गड़बड़ाते हो, तो उन दोनों में से कोई एक जहाँ थोड़ा सा 19-20 हुआ तो आपका मतलब आप आउट हो जाते हो, तो आपको समझना होगा कि करना क्या है, ठीक है। घ नंबर देखते हैं, श्रम संघ कन्वेंशनल बोर्ड में चलना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें क्या कर लेंगे, पॉलिटिकल इनपुट आता है, क्योंकि आप मैं बता दे रही हूँ कहाँ पर पॉलिटिकल इनपुट आ रहा है। आप देखोगे घ नंबर में भारत में श्रम संघ है, इतिहास, प्रकार, उद्देश्य, ये सारे कन्वेंशनल है, ढांचा, प्रशासन, ये भी कन्वेंशनल है, राजनीतिक लगाव, यही इसी के बारे में बोल रही थी। पॉलिटिकल इनपुट यहीं पे है, और यहाँ से अगर आप इस पोर्शन को आप लेके चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें कर सकते, इनोवेशन कर सकते हैं और आपका आंसर इम्प्रूव करेगा। बाकी जो पोर्शन है श्रम संघ अधिनियम 1926 पुराना है, कन्वेंशनल है, उसमें बहुत पढ़ेंगे, छानबीन करेंगे तभी आपको नया मिल पाएगा। अंग नंबर अनुशासन संहिता और आचरण संहिता, तो ये कन्वेंशनल है, चलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं, ये कन्वेंशनल में चल सकता है। नंबर 2 देखते हैं, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आपके बेहतरी के लिए वीडियो बनाया गया है, हम कोशिश करेंगे फिर, और अगर आपको लगे कि आपको समझना है, जानना है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा मुझे कि मैं आपको और कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँ, या फिर किसी टॉपिक के बारे में हम चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि नोट्स वगैरह जो मेरे द्वारा मिलेंगे या क्लासेस मिलेंगे तो उसमें सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ आते हैं समाज कल्याण और समाज सुरक्षा। ये जो आपका और कह सकते हैं सोशोलॉजी को, आप लोगों में जिसने भी पहले कभी सोशोलॉजी को का ऑप्शनल देखा होगा या लिया होगा, तो आई थिंक इस टॉपिक्स, इस जो एरियाज हैं, आप नंबर जो 2 है देख रहे हैं, आप इससे काफ़ी परिचित होंगे।
ठीक है, नहीं भी परिचित हैं तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब 9-10 क्लास में इनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ के रखा होगा। इवन इन पर काफ़ी 9-10 अगर आप 9-10 के बाद अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो तो आपको इन सभी पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको बहुत ही बार आपको मौका मिला होगा। फिर भी हम चलिए एक एक करके देख लेते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। तो का नंबर 2 टॉपिक है वो आपको जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है। तो देखिए पहले यहाँ टॉपिक चूंकि मैं पहले फिर से बता दूँ, इन पर आपने पहले भी लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको लग रहा हो कि नहीं ये सारे टॉपिक तो हम ऐसे ही कर लेंगे चुटकी में, लेकिन मैं फिर से बता दे रही हूँ। इन्हीं टॉपिक को देखकर आप लोगों से अधिकतर लोग क्या करते हैं कि LSW चुन लेते हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक आप चाहेंगे कि आप जो आपने 9-10 में लिखा था या पहले आप लिखे हैं उसको आप पुनरावृत्ति कर देंगे और आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल ही मतलब कह सकते हैं कि एक रॉन्ग वे में जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का जो मायना आज से 10 साल पहले हुआ करता था वो अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, आप खुद के जीवन में भी आप समझ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा का क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि घर के बाहरी सुरक्षा होती है। अब तो सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये भी होता है कि आप घर में भी सुरक्षित रहें, अपने वर्क प्लेस में भी सुरक्षित रहें। इसमें अगर महिलाओं की सुरक्षा अगर हम जोड़ दें तो पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान कब माना जाता है, कहाँ, घर है, लेकिन अब महिलाओं के लिए वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित स्थान चाहिए। उस तरीके से अगर हम इसका क्षेत्र और इसकी प्रकृति के बारे में देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो एरिया है अब और विस्तृत हुआ है। सामाजिक सुरक्षा का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि घर और बाहर जो आप सोशल ज़िंदगी आप जी रहे हैं और ऑनलाइन लाइफ आप जी रहे हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी यहाँ मैटर करती है। कहने का मतलब मैं आपको एक टॉपिक ही बता दे रही हूँ, एक अलग से इनपुट दे दे रही हूँ कि आप अपने आंसर में इन चीज़ों को डालेंगे। सामाजिक सुरक्षा का मतलब ना सिर्फ आप घर पर सुरक्षित रहें बल्कि बाहर भी सुरक्षित रहें, अपने वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित रहें, आपका जो ऑनलाइन जीवन हो वो भी सोशल कह सकते हैं, सोशल साइट्स पे आपका जो लाइफ है वो भी सुरक्षित रहे। कहने का मतलब बहुत कुछ ब्रॉड हो चुका है। अगर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, खा और आप देखिएगा खा और गर्ड जो टॉपिक है थोड़ा सा एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा कन्वेंशनल तरीके से पढ़ लेंगे। लेकिन बेरोजगारी और निर्धनता, ठीक है, पहले अब इसमें दूर करने का उपाय अगर हम बात करें तो पहले का तरीका दूसरा था। पहले का था कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, है ना, लेकिन अब और मतलब नौकरी मिल जाना ही आपको बेरोजगारी दूर करने के बराबर माना जाता था, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। आप सभी जान रहे हैं नौकरी नहीं मिलता है तो हम आपको जो एम्प्लॉयमेंट है उसका अलग स्कोप आपके पास अवेलेबल होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो कहने मतलब यहाँ पर भी चीज़ों को अलग से इनपुट करने की आवश्यकता होगी। यही मेरे नोट्स में आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और यहाँ इस इंड तक आप पहुँचे हैं तो आपको समझ में आएगा कि मेरे नोट में कितना अधिक इम्प्रूवमेंट होगा बाकी के नोट से, या मेरी क्लास में कितना अधिक अलग आपको चीज़ें मिलेंगी बाकियों के जो नोट्स हैं या क्लास है, मतलब बहुत ही अलग स्कोप पर मैं जाने वाली हूँ। और बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो रियली में आप मोटिवेटेड होंगे क्योंकि आपको ये नई नई चीज़ों को जानकारी मिल रही होगी और आपको लग रहा हो कि हाँ अगर आप खुद से भी नोट्स बनाएंगे तो आई थिंक इन चीज़ों को आप ज़रूर डालेंगे। तो वीडियो बनाने का यही पर्पस ही है मेरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसानी से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप जान रहे हैं इसके लिए अगर मैं पढ़ाने लगूँ तो 2 महीने का समय चाहिए एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, बट संक्षिप्त में जा रही हूँ। आते हैं बाल कल्याण, महिला कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, तीनों को मैं एक साथ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। हद तक देखिए चीज़ें जो होती हैं इन तीनों में समस्याएं का प्रकार अलग होता है, बट समस्याएं का नेचर जो मतलब कह सकते हैं कि बालकों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं और अनुसूचित जनजाति और जाति की समस्याएं, तो आप देखिएगा उनका स्तर पे वो समस्या का जो है ना वो रूप एक ही होगा, प्रकार अलग हो सकता है। अगर हम भेदभाव करें है तो बालकों में भेदभाव होता है, ठीक है, जाति वजह से जाति की वजह से भी भेदभाव हो सकता है बालकों में, स्त्री पुरुष मतलब आपको लिंग की वजह से भेदभाव हो सकता है, महिलाओं में भी सेम चीज़ होता है और उसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति में भी सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब तीनों हद तक चीज़ें
एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, हाँ उनका कल्याण का तरीका अलग अलग है ना, और उस पर स्कोप भी अलग अलग है। और इसलिए कर रहे हैं ये नोट्स, इसमें आप जब भी बनाओ तो आपको पहले देख लो कि नई चीज़ें क्या हुई हैं, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया लेवल से, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और इंटरनेशनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, ILO, उसका प्रोविज़न जो है आपको बालकों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो क्या क्या प्रोविज़न्स है उसको आप नोट में डालिए, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तब, ठीक है। तो उनको सर्च कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 2 महीने मेरे क्लास में भी लगने हैं और 2 महीने आपको भी समय देना है, तो आप देख लीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि इसको समय दीजिएगा, है ना। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो समय दीजिएगा, आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, साइट पर सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वाले टॉपिक पर जाते हैं। मैं काफ़ी तेज़ी से भाग रही हूँ क्योंकि मैं भी, हो सकता है वीडियो पता नहीं, हो सकता है ये बड़ा बन रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए समझाने की। और अगर इसको पढ़ाने लगते हैं तो करीब 2 महीने या प्लस भी समय लग सकता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है हर टॉपिक को एक्सप्लेन करना। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए मध्य निषेध है, एक तरह से कह सकते हैं ऐसा कुरीति के रूप में है, और बिहार में इससे संबंधित कानून भी बन गया है, स्कोप मिल गया है आपको। तो इसमें तो आपके पास पूरा स्कोप है ना। पता नहीं, हो सकता है जो नोट्स अवेलेबल होंगे उसमें डाले हुए भी होंगे, तो नो डाउट। नहीं तो आपको इस पर ऑनलाइन गूगल करिएगा तो आराम से आपको सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। तो इसमें पुराना में ही लिख सकते हो, आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दोगे पुराना, बाकी सब कुछ नया होगा, ठीक है। बिहार में इसका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या इसके रोकथाम पर स्टेप उठाए गए हैं, फिर भी क्या क्या लूप होल्स रह गए हैं, इसके बारे में आपको लिखने का एकदम बिल्कुल दरकार पड़ेगा, तभी आपका नंबर वो अधिक होगा, ठीक है। वेश्यावृत्ति, ठीक है, डेफिनेशन ओल्ड हो सकता है, ठीक है। प्रकृति अलग हो चुका है थोड़ा सा, उसमें नोवेल में इसकी संभावना आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसकी किस प्रकार की जो प्रकृति हो सकती है। और अभी चूंकि आप जान रहे हैं कि इसका जो आधुनिक जो ज़माना है, या कह सकते हैं ऑनलाइन जो समय चल रहा है, या हम लोग सब कोई इंटरनेट पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं, इसमें इसकी प्रकृति में काफ़ी भिन्नता आई है ना। तो आपको उसको मैं दे रही हूँ, आप चाहें तो नोट खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। और मेरे द्वारा फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी, और ठीक है अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण प्रभाव, कारण तो आपको बता दी थोड़ा सा, प्रकृति और कारण दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता हो सकता है, बट कारण में आपको थोड़ा सा कन्वेंशनल रहेगा, ठीक है। नया ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा सोशल लाइफ जो हम लोग चाहते हैं ना, बहुत तड़क भड़क की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। पुराने ज़माने में इतना ये सब नहीं हुआ करता, मतलब सारा जीवन उच्च विचार का एक तरीका हुआ करता था। लेकिन अभी जो चीज़ें हो गई हैं, तड़क भड़क कर ज़िंदगी जीना है, अधिक पैसे चाहिए, ठीक है। और कह सकते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट की ज़रूरत है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है। तो इसको आप लिखिए अपने आंसर में, मैं आपको बता दी हूँ, आप अपने आंसर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। दूर करने के उपाय, ना सिर्फ सोशल अवेयरनेस ही काफ़ी होगा, बल्कि एक साइकोलॉजिकल कर सकते हैं, थोड़ा सा जो एजुकेशन होता है वो भी बहुत ज़रूरत हो जाता है लोगों को। साथ ही साथ थेरेपी की आवश्यकता होती है। मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको एडिशनल बता रही हूँ, बाकी आपके पास कन्वेंशनल नोट्स अवेलेबल होंगे तो आप उसमें इन चीज़ों को ऐड करेंगे। वृक्षावृत्ति को देखेंगे तो इसका जो तरीका है ये भी आपको मैं बता दे रही हूँ। सोशल, चूँकि हम लोग सभी ऑनलाइन हैं तो विभिन्न तरीके दिखते हैं वृक्षावृत्ति का, है ना। और क्लास में तो आपको डिटेल में बताऊँ, फिर यहाँ संक्षिप्त में समझा रही हूँ। अभी आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं ऑनलाइन अवेलेबल, ठीक है। मतलब बच्चे बीमार हैं या फिर घर पे आपके घर के आसपास भी आते हैं, मतलब चैरिटी के नाम पर पे, या कुछ अलग तरीके से लोग सोशल कॉज बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब गलत है, ठीक है, सही भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, ठीक है। बट हम लोग कुछ इसमें चंद ऐसे भी होते हैं जो कि अलग तरीका है वृक्षावृत्ति का, ठीक है। कुछ चंद ऐसे तरीके जिसको हम लोग बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और पॉसिबल ही नहीं करना, मतलब इम्पॉसिबल होता है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। बट हम लोग को फील होता है कि ऐसा कुछ है नेगेटिव, है ना, या फिर जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो तरीका अलग हो गया है, प्रकृति अलग हो गया है ना, रीज़न भी अलग अलग है। वो थोड़ा सा आप चाहेंगे तो उसको
अन्य जो सोशल इश्यूज है उससे जोड़ सकते हैं। रीज़न वही हो गया, आजकल तड़क भड़क कर ज़िंदगी चाहिए, है ना। बहुत तरीके के लोग जो लग्जरीज आस पड़ोस देखते हैं, तो जो भी कहीं जलन कहिए या मतलब खुद में भी एक भावना आती है कि हम भी उस लाइफस्टाइल को जिए, तो उस वजह से हम लोग किसी न किसी रूप में इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। बिहार में भी इसका काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है प्रभाव। तो उसको रोकथाम करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वो आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको ऑनलाइन साइट पे मिल जाएगा अवेलेबल, और खुद में आप चाहें तो सोचेंगे तो बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे कंटेंट्स आपने पढ़ के रखा है, तो आपको आई थिंक समझ में आता हो कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा मार्गदर्शन रहेगा कि भाई आप उसमें क्या लिखोगे। लास्ट नंबर देख लेते हैं, ये सोशल इश्यूज, सोशल सिक्योरिटी, ये आपको कुल मिला के जो आप नंबर 2 में आए थे, समाज कल्याण सामाजिक सुरक्षा का जो नंबर 1 पॉइंट है, वहाँ से थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे चुरा करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो वृद्धावस्था पेंशन है, अभी नियोजन भत्ता है, समूह ग्रुप इंश्योरेंस है, और सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे कह सकते हैं एकदम ही नया टॉपिक है, आपके सिलेबस में पुराना भी रहा पहले से ही रहा है, लेकिन आपके लिए एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने की आवश्यकता होगी। आपके पास स्कोप मिल रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं 2020 और 21 का जो पूरा समय है ये डेडिकेटेड हो गया है पैंडेमिक को, है ना। मतलब पूरा तरह से हम लोग कोरोना की वजह से त्रस्त रहे हैं, और इसका मेजर असर पड़ा है ऐसे लेबर्स पर जो कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं। तो यहाँ पर स्कोप बनेगा आपके लिए, है ना। इवन कह सकते हैं, मैं अगर इसको नक्शल में बोल दूँ कि इस सिलेबस के बारे में, तो इस सिलेबस में पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है आपको बहुत ही अंकदायी होने जा रहा है। 200 से प्लस आप स्कोर कर सकते हैं तब जब आप मेरे पैटर्न पर आप चलते हैं तब, है ना। आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, आप उन्हीं से पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा जो मैं चीज़ों को बताई हूँ उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर नोट्स नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो सोशल साइट्स के माध्यम से नोट्स को, कंटेंट को कलेक्ट कर सकते हो। मैं चीज़ों को थोड़ा सा हिंट्स दे दी हूँ। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे नोट्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद में, और जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके बारे में मैं बता दे रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस कल से स्टार्ट करना था, लेकिन CDPO के अभ्यर्थी बहुत सारे जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जो खासकर जो अभ्यर्थी थे जो एनरोल थे, उन्होंने बोला कि मैम थोड़ा CDPO का तैयारी हम लोग तो पहले करके रखे थे, बट ऐसा लग रहा है कि रात को अगर हम पढ़ेंगे तो मतलब एग्जामिनेशन पर असर पड़ सकता है। तो ये जो सूचना महत्वपूर्ण यही है कि जो आपको प्रोजेक्ट में LSW का जो ऑनलाइन क्लास था कल से स्टार्ट कर रहे थे, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद से क्लास स्टार्ट होगा, मतलब 6 फरवरी के बाद से CDPO का एग्जामिनेशन आप दे लीजिए आराम से, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। नो डाउट मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो टेंशन नहीं होगा कि भाई आपका एग्ज़ाम से पहले होगा कि निपटेगा कि नहीं निपटे, मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी। और बीच बीच में मैं LSW के बारे में आपको गाइडेंस देती रहूँगी, ताकि आप भी कुछ चाहें तो सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया को यहाँ पे लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद कुछ आपको फर्दर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और थंबनेल पे भी आपको दिख जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी मैं आपको LSW के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके बारे में फर्दर अनाउंस कर दूँगी, और GS1 GS2 का भी जो क्लास है उसके बारे में भी मैं आपको जल्दी डेट अनाउंस कर दूँगी। ऐसे बताया ही जा चुका कि 16 तारीख से क्लास स्टार्ट करेंगे, 16 जनवरी से। फर्दर कुछ चेंजेस होगा तो मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।